हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दिस चैप्टर इज़ फॉर CBSE एंड ICSE बोर्ड बोथ। सो वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो सबसे पहले हम टर्म्स देखें कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी टर्म्स जो है वो देखनी है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो बाउंड्री ऑफ द सेल होती है। जैसे मान लीजिए ये सेल है एक, है ना, मैंने ऐसे बताया। तो सेल की जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो उसे शेप दे रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। देन द सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होते हैं। जैसे ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेंटर में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑल्सो ए सेल ऑर्गेनेल्स। उसके बाद हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, है ना। दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। हम इनके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स मतलब ये साइटोप्लाज्मिक और बॉडीज़ होती है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं। देन हम आ रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो फ्लूइड है, सेल में जो फ्लूइड है न्यूक्लियस को छोड़ के, वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करें हम तो वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस में फ्लूइड है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब टोटल सेल का फ्लूइड जो है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस ऑल्सो, वो होगा प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होगा एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़ के जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर RNA है ना, और जो मतलब कि जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है ये न्यूक्लियस को कंट्रोल करने का काम करता है। देन हम आ रहे हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और ये सेल के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देन वैक्यूल्स मेनली जो होते हैं वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। हाईली मतलब कि पार्ट जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है प्लांट सेल का वो वैक्यूल से कवर होता है। और दे फंक्शन एज ए स्टोर्ड फूड, है ना। ये क्या करते हैं? स्टोर्ड फूड को मतलब कि कलेक्ट करने का या स्टोर करने का काम करते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह के शेप्ड होते हैं, हाईली कॉइल्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिनका मेन फंक्शन जो है एनर्जी प्रोडक्शन का है। दैट्स वाई दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। देन द नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली, ठीक है। अब ये जो है ये कलर प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ऑल्सो ए टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो है ये मेनली सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। तो सेल जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का लोएस्ट लेवल है। मतलब यदि हम देखें तो सबसे लोएस्ट लेवल पे हमें जो लाइफ दिखेगी वो किसके अंदर दिखेगी? सेल के अंदर। कहाँ मिलेगी वो? सेल के अंदर। इसीलिए सेल को क्या बोला गया है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल को जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। क्यों? क्योंकि सेल मेनली बॉडी का स्ट्रक्चर का तो फॉर्मेशन कर ही रही है, साथ ही साथ ये फंक्शनल यूनिट भी है। मतलब अगर एक सेल वैसे ही काम करती है सारे फंक्शन को या परफॉर्म करती है जिस तरह से एक होल ऑर्गेनिज्म करता है, एक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीजन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ऑल दिस प्रोसेस होती हैं, तो एक सेल के अंदर भी ये सारी प्रोसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है। इसलिए सेल को क्या बोला गया है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्या होता है? अलग अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, है ना। हमारी बॉडी में ही देखो तो ब्लड सेल अलग होती हैं, फिर उसके बाद नर्वस सेल अलग होती हैं, मसल्स अलग होती हैं, मसल सेल, है ना। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। उसके बाद बोन सेल अलग है, एग अलग है, स्पर्म अलग है ना। तो इनके सारे फंक्शंस भी जो हैं वो अलग अलग है, ठीक है।
तो डिफरेंट सेल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। अब हम देखें इंस्ट्रूमेंट टू सी सेल वो क्या है, माइक्रोस्कोप। क्यों बोला गया है? बिकॉज सेल जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है ना, बहुत ही छोटी होती है, एंड वी कांट सी बाय द नेकेड आई, हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते देन वी यूज़ द माइक्रोस्कोप फॉर टू सी द सेल। माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप किस लिए होता है? छोटे चीज़ें देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोप होता है, इससे सेल को देखा जाता है। ठीक है, सिंपलेट माइक्रोस्कोप जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का वो 10 to 15 होता है, जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप से हम स्मॉल थिंग्स देख सकते हैं, बट बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं उन्हें नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम देखें तो इससे माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल के स्ट्रक्चर को आसानी से देख पाते हैं, और उसमें भी अगर हमें सेल के ऑर्गेनेल्स को देखना है देन वी यूज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से या सिंपल माइक्रोस्कोप से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द सेल ऑर्गेनेल्स। वो सिर्फ किससे देखे जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है लगभग 5000 होता है। ठीक है, तो हमें गुड क्वालिटी मिल जाती है। इसके बाद ये जो होता है ब्लड टेस्टिंग को, स्टूल स्पेक्ट्रम है ना पेशेंट के, इसके लिए यूज़ में आता है। फिर सेल्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, टिश्यू, इन सब के स्ट्रक्चर के लिए आता है। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शंस हैं माइक्रोस्कोप के। अब यदि हम देखें डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, तो रॉबर्ट हुक जो एक इंग्लिश मैन था, इसने डिस्कवरी की थी इन 1665। इसी ने जो था वो माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन इन्वेंशन किया था। तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप ये जनरली क्या कर रहा था? चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और उसमें इसने जब कार्क ऑफ ट्री को जो है उसके अंदर माइक्रोस्कोप में रखा तो इसे क्या दिखाई दिए? हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दिए हनी कॉम्ब के जैसे, है ना, ये हनी कॉम्ब जैसे होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये इसने देखा इसके अंदर, सेल के अंदर। तो जब इसे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया तो इसने इन लिटिल रूम्स बोला है और इसका नाम रख दिया सेल। सेल का लैटिन मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम थे, कंपार्टमेंट थे, है ना। तो ये जो था इसीलिए इसने इन कंपार्टमेंट को बोल दिया है सेल। ये देखिए हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर था और इसीलिए इन्हें बोला है सेल। ठीक है, अब यदि हम सेल देखें तो ऑल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, इन्हीं कंपार्टमेंट से या इसी ब्रिक लाइक सेल, मतलब कि ब्रिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे घर को बनाने के लिए ब्रिक कलेक्ट होके घर बनाती है, ठीक उसी तरह सेल कलेक्ट होके एक पूरा ऑर्गेनिज्म या एक पूरी बॉडी बनाती है। तो जैसे घर बनाने में ब्रिक का रोल है उसी तरह एक बॉडी बनाने में सेल का रोल होता है। ठीक है, सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ के लिए। एक सेल वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है जो कि एक होल ऑर्गेनिज्म में होती है ना। इसीलिए हमने शुरू में भी देखा कि सेल जो है बॉडी का स्ट्रक्चर भी बना रही है और बॉडी का फंक्शन भी प्ले कर रही है। जो मेन फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म में होता है वही फंक्शन बेसिकली एक सेल में होता है। इसीलिए हम सेल को क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन द नंबर्स। ठीक है, अब डू यू नो में बताया गया है कि जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है लगभग वो कितनी सेल से मिलके बना हुआ होता है? 2 बिलियन सेल से मिलकर। कितनी सेल से मिलकर? 2 बिलियन सेल के से मिलकर बना हुआ होता है। और जो बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा का है वो स्मॉलेस्ट सेल है जो कि 0.1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अब देखें हम तो ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप होता है। तो सेल का शेप भी अलग होता है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलती हैं जिनके शेप अलग होते हैं, फंक्शंस अलग होते हैं और उनके नंबर भी अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, मतलब सेल में क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब देखिए उसके पहले हम देखें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या है? एक ही तरह के सेल से मिलके बना हुआ होता है। वो सिंगल सेल से मिलके बना है तो उसमें वेरिएशन का कोई रोल ही नहीं है, कोई वेरिएशन ही नहीं होगा। बट जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं?
नंबर ऑफ सेल से मिलके, मतलब फ्यू टू बिलियन सेल्स जो होती हैं उनमें प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर में तो क्या है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर में बिलियन, फ्यू से लेके बिलियन होती है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में बताया है, एल्गी कंटेन अ फ्यू सेल टू फ्यू हंड्रेड सेल एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिलियन सेल। ठीक है, तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। स्मॉलर नंबर ऑफ सेल होगी, ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, और उसकी बॉडी का फंक्शन भी इफेक्ट करेगा। जैसे एक सिंगल सेल जो अमीबा होता है वो सारे फंक्शन क्या करता है, अपने एक सिंगल सेल से ही करता है, और उसी तरह यदि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स या डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। सिंगल सेल होने के कारण उसमें सारे ही फंक्शन, जैसे एक्सक्रीजन है, लोकोमोशन है ना, फिर उसके बाद डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, दे ऑल परफॉर्म ऑल द फंक्शन फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। ठीक है, तो इसीलिए नंबर ऑफ सेल जो है वो बॉडी फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करती है। नंबर कम होंगे बॉडी फंक्शनिंग सिंपल होती जाएगी, नंबर ज़्यादा होंगे बॉडी फंक्शनिंग कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो ये जो है देखा हमने ऑल अबाउट द नंबर ऑफ सेल एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल, एंड हाउ डिस्कवर्ड द सेल। देन द नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइजेस ऑफ सेल, किस तरह से डिफरेंट साइज़ की सेल जो होती हैं वो अलग अलग तरह के फंक्शन को प्ले करती हैं। Keep studying, keep watching. Thank you so much.